मंच पर हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्रीमान दीपक प्रकाश जी विराजमान हैं। मैं इस प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के सम्मानित महामंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य श्रीमान आदित्य साहू जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही प्रदेश के महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी श्रीमान प्रदीप वर्मा जी मंच पर विराजमान है। इस प्रेस वार्ता में उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मित्रों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे, उसके पूर्व मैं पार्टी के महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी और यह जो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है इसके प्रदेश के संयोजक श्रीमान प्रदीप वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि पहले आप अपनी बात रखें। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राज्यसभा के सांसद आदरणीय आदित्य साहू जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रिय मीडिया के बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के यशस्वी 9 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूरा हुआ है। इस उपलक्ष्य में झारखंड भाजपा ने पूरे 1 माह व्यापी विभिन्न कार्यक्रमों की रचना की है, जिसके माध्यम से हम इस प्रदेश के घर घर तक जाकर के लोगों से संपर्क करेंगे और इस बेमिसाल 9 वर्ष के कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं इसको जनता के बीच लेके जाएंगे। तो उस कार्यक्रमों की रचना की दृष्टि से मैं विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला कार्यक्रम 2 और 3 जून को प्रत्येक विधानसभा स्तर पे हम आयोजित करने वाले हैं विकास तीर्थ के नाम से। पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र सरकार की योजना से या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है राज्य में, उसने जो भी विकास के बड़े काम किए हैं उस स्थानों को चिन्हित किया गया है और वहां पर पार्टी के सांसद, विधायक, वरिष्ठ नेता उस स्थल का भ्रमण करेंगे। आप मीडिया के बंधु साथ होंगे और उस स्थान पर जो भारतीय जनता पार्टी के विकास के उस कार्य से आम जनता में जो सुविधा हुई है, जो परिवर्तन आया है, लोगों के जीवन स्तर को हम ऊपर उठाने में कामयाब हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। 4 जून को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट है। सोशल मीडिया एक बड़ा विषय है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस रखने वाले जो लोग हैं, जिनके बड़े फॉलोअर हैं, वैसे लोगों को पूरे प्रदेश भर में हम चिन्हित कर रहे हैं और विधानसभा स्तर पे उनके साथ पार्टी के सांसद, विधायक, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय बाबूलाल जी और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, सबके साथ इन्फ्लुएंसर मीट का कार्यक्रम है। 5 और 6 जून और 19 और 20 जून, ये 4 तिथियों में हम लाभार्थी सम्मेलन करने वाले हैं। विधानसभा स्तर पे जितने भी केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करके उनको एक जगह इकट्ठा करके हम लाभार्थी सम्मेलन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी, विभिन्न योजनाओं में जितने भी लाभार्थी हैं उनसे हम संपर्क करने वाले हैं। उनका एक सम्मेलन करेंगे इन 4 तिथियों में। 7 और 8 जून को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक परिचर्चा का कार्यक्रम है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन से पूर्व भारतीय जनसंघ के समय के कार्यकर्ता और 80 के बाद से ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनके त्याग, तपस्या, परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी आज इस स्तर पे पहुंची है, ऐसे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनका कुशल क्षेम पूछते हुए उनके साथ
एक परिचर्चा का कार्यक्रम हम हर विधानसभा में करने वाले हैं 7 और 8 जून। 10 और 11 जून को लोकसभा स्तर पे विशाल जनसभा का कार्यक्रम है, जिसमें हम मास मोबिलाइजेशन के माध्यम से विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे। जनता की भागीदारी होगी और इसमें हमारे केंद्रीय नेताओं की भी उपस्थिति होगी। हर क्लस्टर के लिए केंद्र ने 2-2 नेताओं का नाम तय किया है, उसमें से कोई न कोई व्यक्ति इस विशाल जनसभा में उपस्थित होगा। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी और प्रदेश के बड़े नेता भी उसमें उपस्थित रहेंगे। स्थानीय सांसद विधायक भी उपस्थित रहेंगे। 12 से 15 जून हम संयुक्त मोर्चा सम्मेलन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा है। सभी विधानसभा स्तर पर हम मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन करने वाले हैं। मोर्चों की हमारी कार्यकारिणी प्रदेश से लेकर जिला से लेकर मंडल स्तर पर है, तो सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके हम प्रत्येक विधानसभा स्तर पे संयुक्त मोर्चा सम्मेलन करने वाले हैं। 15 जून को सभी लोकसभा स्तर पे प्रेस वार्ता का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता और केंद्र के द्वारा नियुक्त बड़े नेता भी इसमें उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम है, जो पूरे प्रदेश में सभी लोकसभा स्तर पे हम करने वाले हैं। 16, 17, 18 जून को व्यापारी सम्मेलन, ये सभी लोकसभा स्तर पे व्यवसाय व्यापार से जुड़े हुए लोगों का एक सम्मेलन करके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय बाबूलाल जी, प्रदेश स्तर के अन्य जो नेता हैं, सांसद, विधायक, सभी की उपस्थिति में सम्मेलन होगा। व्यापारियों को वर्तमान में उनका कुशल क्षेम पूछना, उनका हालचाल पूछना, उनकी सुविधा इन सारी चीजों को लेकर के एक सम्मेलन हम करने वाले हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, इस अभियान का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो 20 से 30 जून तक घर घर संपर्क का है। इस घर घर संपर्क में प्रदेश से लेकर के और बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख के स्तर तक का कार्यकर्ता हर घर जाकर के राज्य के सभी 65 लाख घरों तक हम संपर्क करने की योजना हमने बनाई है। 20 से 30 जून तक घर घर संपर्क करके इस बेमिसाल 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने वाले हैं। एक बड़ा व्यापक जनसंपर्क का अभियान हम उस दौरान चलाएंगे। इस बीच कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो हम हर वर्ष मनाते हैं, उनकी भी तिथियां पड़ी है। जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस दिन हम पूरे राज्य के सभी मंडलों पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 23 जून को हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। उस दिन प्रधानमंत्री जी देश भर के 10 लाख बूथों को डिजिटल रैली के माध्यम से संबोधित करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने योजना बनाई है कि हम प्रदेश के सभी 29,464 बूथों तक इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे। सभी 29,464 बूथों के कार्यकर्ता इस डिजिटल रैली में भाग लेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने का 23 जून को हम लोगों ने तय किया है। 25 जून इस महीने का अंतिम रविवार है। हमेशा की भांति दिन के 11 बजे से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मन की बात के कार्यक्रम में हम सुनते हैं। उसका आयोजन हम प्रत्येक बूथ पर करने वाले हैं और उसी दिन सायं एक प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से हम आपातकाल, 25 जून को ही आपातकाल लागू हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, भारत में लोकतंत्र को कैद करने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया था, पूरे देश में जिस प्रकार की आपातकाल में परिस्थितियां पैदा हुई थी, लाखों की संख्या में लोग जेल गए थे और जिस प्रकार का एक भय और आतंक का वातावरण कांग्रेस ने इस देश में पैदा किया था, उसकी डॉक्यूमेंट्री और अन्य माध्यमों से जो उस समय आपातकाल के अत्याचार के भुक्तभोगी रहे हैं, उनके अनुभवों के माध्यम से हम प्रबुद्ध सम्मेलन में अपनी आने वाली पीढ़ियों को उस आपातकाल की विभीषिका से परिचय कराने वाले हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश के सभी लोकसभाओं में हम 1000 से 1200 ऐसे विशिष्ट परिवार की सूची बना रहे हैं
जिनका समाज में एक अलग स्तर है, अलग महत्व है। खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है, प्रगतिशील किसान हैं, मीडिया के बंधु हैं, पूर्व सैनिक हैं, शहीदों के परिवार हैं। ऐसे कुल 28 श्रेणियां हैं। उस श्रेणी से संबंध रखने वाले 1000 से 1200 परिवारों का हर लोकसभा पे हम सूची बना रहे हैं, विशिष्ट परिवार। इनसे संपर्क करने का एक बड़ा अभियान इसी कार्यक्रमों के बीच में 1 से 22 जून तक लगातार चलता रहेगा, जिसमें हर विधानसभा स्तर पे 10 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। वो कार्यकर्ता सूची लेकर के इन कार्यकर्ताओं से इन समाज के विशिष्ट व्यक्तियों से जाकर के मिलेंगे और उनका हालचाल लेंगे और जनसंपर्क करेंगे और उस माध्यम से अपने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष का जो उपलब्धियां रही हैं इस सरकार की, उसको लेकर के वो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये महाजनसंपर्क अभियान का 1 माह के कार्यक्रम का ये पूरा विवरण हमने आपके सामने रखा है। बाकी विषय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में रखने वाले हैं। चलिए शुरू कर दे। उसमें बोलिए पढ़िए। इस महाजनसंपर्क अभियान के दौरान जब हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के संपर्क करेंगे तो उन घरों से अपने केंद्रीय टोली का एक संपर्क हो जाए, इस दृष्टि से उस संपर्क के दौरान हमें वहां मिस्ड कॉल उनके फोन से करवाने, उन परिवारों से, जिस परिवार में हम जाएंगे उस परिवार के सदस्य के फोन से हमें मिस्ड कॉल करवाना है। वो मिस्ड कॉल का नंबर 9090902024 9090902024 इस नंबर पे मिस्ड कॉल करवा करके इस महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम को हम पूरा करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अब हम सबों को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रेस वार्ता में सभी सम्मानित लोकतंत्र के प्रहरी, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया में कार्यरत आगंतुक सभी मीडिया कर्मियों को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से अभिनंदन। और आज विशेष दिन है देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए। आज भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, का 9 वर्ष पूरा हो चुका है। और 9 वर्ष हम कह सकते हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार। एक ऐसी सरकार जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से, दोनों से स्पष्टता के साथ गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित सरकार, मध्यम वर्गों के लिए समर्पित सरकार, सर्व समाज की सरकार, सर्व समाज की जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई सरकार। दूसरे में शब्दों में कहा जाए, आर्थिक शब्दों में तो समावेशी विकास के साथ नए भारत बनाने वाली सरकार, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाली सरकार, स्वावलंबी भारत बनाने वाली सरकार, और एक ऐसी सरकार जो देश के 141 करोड़ की जनता की चिंता तो करती है, बल्कि भारत के अलावा जो अन्य देश में जो भारत के लोग रहते हैं, वो भी आज शान से कहते हैं कि मेरा उस मुल्क से संबंध है जिस मुल्क में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व प्रधानमंत्री हैं। इसलिए अब पहली सरकार कैसी थी? कांग्रेस वाली सरकार। हम कह सकते हैं कि करप्शन बेस्ड
भ्रष्टाचार आधारित सरकार, कांग्रेस की सरकार जो पूर्व में थी, पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार, अकाल से लेकर के पाताल तक भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने वाली सरकार और कैबिनेट नोट को युवराज के द्वारा फाड़ने वाली सरकार, जिसने संवैधानिक संस्थाओं को दत्ता बताने का काम किया था, और उससे आज भारत उभर चुका है और एक नया भारत, विकसित भारत और अल्प विकसित से विकसित भारत बनाने का संकल्प अमृत काल के समय में भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हम सब जानते हैं कि अमृत काल का ये चल रहा है वर्ष। आज देश के आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। 2044 में हम 100 वर्ष पूरा करेंगे अपनी देश की आज़ादी का, और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत को 2047 में कैसा भारत होगा, उसके लिए लगातार एक स्टेट्समैन की तरह वो लगातार देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। देश में राजनीतिज्ञ बहुत है, लेकिन स्टेट्समैन की भूमिका तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने, जो आगामी सदी के बारे में सोचते हैं कि भारत कैसा होगा, भारत कैसा होगा, भारत के लोग कैसे होंगे, भारत कैसा विकसित देश बनेगा। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत को ओर देख रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश, महाशक्ति वाले देश आज भारत की ओर मुखातिब हो रहे हैं। पहले क्या होता था, कांग्रेस के कालखंड में यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे, विदेशों में जाते थे, महाराष्ट्र महाशक्ति जो देश है उनके पास जाते थे, समय मांगते थे, समय नहीं मिलता था, खाली हाथ लौट आते थे। और जब उनसे प्रेस वार्ता होती थी दिल्ली में, तो कहते थे कि मेरा अमेरिका दौरा सफल हो गया, मैं घूम करके चला आया। जब उससे कोई पत्रकार पूछा था इस देश से उसको क्या फायदा हुआ, तो फायदे के एक भी चीज को गिनाने में वो असफल होते थे। मौनी बाबा की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, भ्रष्ट सरकार, कोयला को लूटने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस का तो जन्म काल से ही भ्रष्टाचार से संबंध हुआ, नेहरू के प्रधानमंत्री काल से। जीप खरीद, मुंदड़ा कांड, ये तो नेहरू कालखंड में हुआ था। 2100 जीप की खरीद के लिए पैसे दिए गए थे कांग्रेस के द्वारा, सरकार के द्वारा, और मात्र 156 जीप खरीदी गई और बाकी आपूर्ति कागज में दिखाई गई थी। ये नेहरू कालखंड का है, कृष्ण मेनन पर आरोप लगा भारत की जमीन को चीन के हाथ में हवाले करने का। उस वक्त कौन प्रधानमंत्री था? नेहरू जी थे। इसलिए वो उसकी, नेहरू जी की यात्रा से लेकर के हर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के जो रहे, वो लूटपाट की सरकार रही है, लूटपाट की सरकार, जनता की जनभावनाओं के साथ विश्वासघात करना। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि 2047 में भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होगा। उसके लिए उन्होंने अमृतकाल के पंच प्राण की सब संकल्प लिया है, देश के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया। पंच प्राण, विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक हमारा लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य हमारा। उसके अलावा गुलामी के हर अंश से हम मुक्ति पाएंगे। हम सबको याद है, हम लोग दिल्ली जाते थे और वहां पर कौन स्थान है जो राजपथ कहलाता था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट में किसकी मूर्ति लगी हुई थी? अंग्रेजों की मूर्ति लगी हुई थी, अंग्रेज साहब जान की मूर्ति लगी थी। और उसको हम सब लोग जाकर के खूब अच्छे से देखते थे, पूरे भारत के लोग देखते थे। और उस अंग्रेज के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि गुलामी के दंश को झेलने वाले हम सब थे, और उस गुलामी का प्रतीक वहां अंग्रेज बैठा हुआ। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना की
और सुभाष चंद्र बोस को जो हम कह सकते हैं आजादी में सबसे बड़ा योगदान था, उनके आजादी के योगदान को कांग्रेसियों ने खत्म करने का काम किया, उनकी भूमिका को नष्ट करने का काम किया था, क्योंकि नेहरू से भी कम उनका योगदान नहीं था, नेहरू से ज्यादा योगदान था भारत की आजादी कराने में। लेकिन ये परिवार तो के मन में है कि मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार है, मेरा परिवार राजतंत्र की तरह इस देश में शासन करे। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य पहला लक्ष्य था, तो गुलामी के हर अंश की मुक्ति तो दूसरा लक्ष्य। अपनी विरासत पर गर्व है हमको, हमारी अपनी परंपरा है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना संस्कार है और हमारी अपनी विरासत पर हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। इसलिए अपनी विरासतों को भी रक्षा ही नहीं किया, बल्कि ये सरकार संवर्धन करे, ऐसा भारतीयों के प्रति उन्होंने लक्ष्य। तीसरा चौथा क्या, एकता और एकजुटता। पूरा देश एकात्म भाव से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना लेकर के एकता और एकजुटता का संकल्प ले, ये है चौथा। और पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य भावना का केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भावना का भी उदय हो, ये है प्रधानमंत्री का हम कह सकते हैं पंच प्राण, जो भारत की जनता के सामने रखा और अपने सरकार के कामों को उसी आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया। हम जानते हैं कि सेवा के क्षेत्र में हम सबको जानते हैं, कोविड का कालखंड जब वैक्सीन बना रही थी हमारी सरकार, अपने वैज्ञानिकों के सहयोग से, जनता के समर्थन से, किस प्रकार से कांग्रेसियों ने हमारे वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कहा था ये गेरुआ वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। लेकिन देश की जनता ने पूरी तरह से समर्थन देते हुए 210 करोड़ वैक्सीन आम लोगों के लिए सुलभ, दुनिया का पहला तेजी से बड़ा आकार वाला और सबसे पहले और सबसे विस्तार से हम कहते हैं जमीन तक पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वैक्सीनेशन करने का काम किया। आज भी हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर हम सब लोग कोविड के वैक्सीन लिए, 3 वैक्सीन लिए, और वैक्सीन जब लेते हैं तो तुरंत डिजिटल मोबाइल में उसकी सर्टिफिकेट आती है। दुनिया का कोई ऐसा देश, कितना भी विकसित देश हो, लेकिन आज तक वैक्सीन निःशुल्क नहीं लगाया, और निःशुल्क लगाया पैसे पर भी लगाया, और उसकी सर्टिफिकेशन के लिए तुरंत नहीं बल्कि हार्ड कॉपी में लेकर घूमना पड़ता है। ऐसा 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। तो हम सब कह सकते हैं कि कोविड का काल खत्म हो, यूक्रेन सहित अन्य देशों से हमारे जो भारतीय फंसे थे यूक्रेन और रूस के युद्ध में बुलाने का काम किया, लीबिया, ऐसे कई युगांडा, ऐसे कई देशों से स्वच्छता मिशन और नमामि गंगे के माध्यम से सेवा के क्षेत्र में हमारी प्रतिबद्धता। और आप सबको जानते हैं जब कोरोना का कालखंड चल रहा था सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्वारंटाइन में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दल को, अपनी पार्टी को सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के बीच में सेवा का संकल्प लेने का काम किया। यह कोई छोटी बात नहीं। आज दुनिया के कई शोधकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस काम पर शोध कर रहे हैं लोग। गरीब कल्याण के लिए हम कह सकते हैं कि आवास, अब कोई मकान कोई गरीब के हाथ में जब चाबी जाती है तो पक्के मकान और वो लखपति बनने का काम करता है, और इसलिए करता है कि उन्होंने, उस गरीब ने अपना योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए गरीबों के द्वारा किया हुआ समर्थन, मध्यम वर्गों के द्वारा किया हुआ समर्थन नरेंद्र मोदी जी से आज हम कह सकते हैं जो उम्मीद लगाई थी उसको पूरा करने का काम कर रही है। जनधन योजना हो, उसी प्रकार से जनजाति, हम खासकर ट्राइबल क्षेत्र के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार रही है केंद्र में और राज्य में, जनजाति समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम हुआ है दोस्तों। जब अटल जी की सरकार थी तो अलग मंत्रालय बना,
संथाली भाषा को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का, 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया गया। और 2014 के बाद जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने जो पिछली सरकार का बजट था उससे 100 गुना ज़्यादा बजट केवल ट्राइबल वेलफेयर को लगाने का काम किया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हम मनाते हैं। पहले लोग झारखंड तक ही लोग जानते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति गौरव दिवस को इसको घोषित करते हुए हम कह सकते हैं कि पूरे देश में बल्कि दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा को, इसलिए करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश तब आगे बढ़ेगा, विकसित तब होगा जब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। हम सबको ही जानते हैं कि राजीव गांधी क्या रोना रोते थे, क्या विधवा विलाप करते थे। विधवा विलाप करते थे कि हमारे सरकार, जब कांग्रेस की सरकार 1 रुपया बेचती है तो 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। कुछ बातें तो उन्होंने नहीं कहा कि 85 पैसे जो बिचौलिए खाते वो कांग्रेसी नेता लोग खा जाते, कांग्रेसी दलाल खा जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया आता है। ये प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है देश के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, उन्होंने स्पष्ट किया है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, और तो और वाटर कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने वाली सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए डिजिटल इंडिया से आज आम आदमी को जोड़ा गया है। दोस्तों, आज आम आदमी गवर्नेंस के मामले में पारदर्शिता के साथ मोबाइल में अपने कई चीजों को कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में पूरे दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट केवल भारत करता है। ये है भारत, नया भारत। इसलिए मुझे नहीं कहना है कि हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है जिसको प्रदीप जी ने व्याख्या किया है। विशेष रूप से हम सब लोग मिलकर के एक श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत और दुनिया का सबसे बेहतर विकसित भारत बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। देश की जनता, झारखंड की जनता का समर्थन मोदी जी की सरकार को है और सब मिलकर के जनता का जन समर्थन आगामी 2024 के चुनाव में वो परिणाम के रूप में दिखेगा। मेरी ओर से इतनी ही बात थी। आपके मन में कोई प्रश्न हो इस विषयों पर, इन विषयों पर? राहुल गांधी अमेरिका में जाकर मुस्लिमों की जो देश व्यवस्था हो रही है, वो गोरख दर्जे के नागरिक बनाए जा रहे हैं। देखिए क्या है, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं और एक नरेंद्र मोदी जी नेता है। नरेंद्र मोदी जी देश के, दुनिया के कई देशों में जाते हैं तो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम करते हैं। तो दूसरे तरफ राहुल गांधी जब 6 विदेश यात्रा में उनके, मैं टिप्पणी को पढ़ रहा था, 6 विदेश यात्रा, और 6 विदेश यात्रा में भारत के मान सम्मान को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। देश के 41 करोड़ जनता को अपमानित करने वाले नेता का नाम राहुल गांधी है। और तो और उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनको संसद पर विश्वास नहीं है। और लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रहेगा उनको? उनकी कांग्रेस ने तो 1975 में लोकतंत्र की हत्या की थी। उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनको संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं है। हद तो तब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी उनको विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक जो संस्थाएं उन पर विश्वास नहीं है। और सच है, देश की जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। इसलिए वो जब जाते हैं अनाप शनाप बोल करके, जो उनका चेहरा में जो विकृति आता है, वहां पर जाकर के और विकृत करने का वो काम करते हैं। देश की जनता को अपमानित करके आप राजनीति क्या,
कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन आखिर से लव जिहाद का फिर मामला सामने आया है। तनवीर देखिए, लव जिहाद पर आज हमको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर करेंगे जब कहेंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है, लव जिहाद की घटनाओं में वृद्धि हुई है। संथाल परगना में ऐसे 9 घटनाओं का मेरे पास अभी सूची नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में कम से कम सैकड़ों इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और इसका मूल कारण है कि इन अपराधियों पर फास्ट ट्रैक के तहत मुकदमे करने की इच्छा शक्ति का अभाव है, और इन बलात्कारी और गलत काम आचरण करने वालों का सीधा संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी से। अरे वह प्रासंगिक नेता है, उनके 2 मंत्री जेल में हैं। अब वो कोई नेता है क्या? वो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। अब वो आएंगे तो क्या कर लेंगे? यहाँ हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे, दोनों बात करेंगे कि शराब घोटाला मेरे प्रदेश में भी हुआ, आपके प्रदेश में हुआ, कितनी अच्छी समानता है हम लोग के प्रदेश में। गला मिलेंगे, घोटालेबाजों का गला मिलन होगा। 12 जून को पटना में भी बैठक है सर। अरे अब पलटू बाबू वहां पर बैठक बुलाए। अब पलटू बाबू के बारे में देश जान चुकी है, कभी कहाँ उलटेंगे कहाँ पलटेंगे राजनीतिक क्षेत्र में वो वही जान सकते हैं। आगे बताइए, हो गया? महिला पहलवानों पर आपका क्या टेक है? क्या चीज? फास्ट ट्रैक के थ्रू कब न्याय मिलेगा? निश्चित तौर पे इस सरकार का काम है फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधियों को, बलात्कारियों को जेल के शिकंजे में डाल करके तुरंत निर्णय होना चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार की मंशा ही नहीं है। हमारी कई आदिवासी बहनों की इज्जत भी गई, जमीन भी गया, जमीर भी गया, और ये सरकार कुंभकर्णी निद्रा की तरह सोई हुई है। मैं धन्यवाद। महिला पहलवानों की बात कर रहा हूँ। ये उन्हें न्याय कब मिलेगी? महिला पहलवान जो दिल्ली में इतने दिन से धरना दे, अरे महिला पहलवान को वहां पर कानून व्यवस्था देख रहा है, सबको न्याय मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए, कोई और प्रश्न? हो गया, धन्यवाद।